हाय गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। एनपीए इज द इम्पोर्टेंट एंड द हॉट टॉपिक इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज बहुत ज़्यादा सारे बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन इन इंडिया, सो वी विल डिस्कस इट। So non-performing assets are different types: standard assets, substandard asset, doubtful assets and loss asset। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। सो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है या बैंक जो लोन देता है उसको हम किस कैटेगरी में डिफाइन करेंगे? एसेट्स क्लासिफिकेशन। बैंक क्लासीफाई लोन अकाउंट इनटू 4 हेल्थ कैटेगरी एज प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। जो आप बैंक लोन देता है कस्टमर्स को, तो बैंक क्या करता है, बैंक का काम क्या है, उसको वो डिफाइन करता है लोन अकाउंट को कि वो किस कैटेगरी में आता है, कि स्टैंडर्ड एसेट है या सब स्टैंडर्ड एसेट है, डाउटफुल एसेट है, लॉस एसेट है। इसको एसेट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज बैंकिंग में जो लोन दिया जाता है बैंक के थ्रू, बैंक के लिए वो एसेट है बिकॉज वहाँ से पैसा जनरेट होता है, और जो हम डिपॉजिट करते हैं वो उसके लिए लाइबिलिटी होता है। इतना आपको शायद पता ही होगा। सो बैंक क्लासीफाई लोन अकाउंट इनटू 4 हेल्थ कैटेगरी: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसेट? Standard asset loan account which do not show any sign of irregularity and all repayments of the installment and interest are being received on time। लोन अकाउंट जिसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है एंड रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड ऑन टाइम। सारी रीपेमेंट्स एंड इंटरेस्ट जो है वो टाइम पे आ रहा है, उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट में कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। सब स्टैंडर्ड एसेट in which the installment or interest due has not been paid for the 19 day। this is the important thing। 90 दिन से जिसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई है या कोई इंटरेस्ट नहीं पे हुआ है उसको बोलेंगे हम सब स्टैंडर्ड एसेट। इट मीन दीज अकाउंट सीज टू जनरेट इनकम। ओके। these type of the accounts cease to generate income for the bank, so bank call this non-performing asset, and installment or interest due has not been paid for the 19 day is called substandard। okay, this is the first stage of the npa अकाउंट की जो फर्स्ट स्टेज कौन होती है, वो होती है सब स्टैंडर्ड एसेट जिसमें 90 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं हुआ हो। A loan account can remain in this category for the maximum 12 month। ठीक है। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 1 साल तक हम उसको प्लेस करते हैं। ठीक है। आफ्टर विच इट इज़ क्लासीफाइड एज डाउटफुल। अगर 1 साल तक इंटरेस्ट नहीं आया, कोई रिपेमेंट नहीं हुई, जैसे मैंने मान लिया हाउसिंग लोन लिया है, मैं रेगुलर रिपेमेंट कर रहा हूँ लोन की, तो मैं कौन हुआ? स्टैंडर्ड एसेट। अगर मैं 90 दिन तक नहीं करता हूँ तो मैं उसमें काउंट हो जाएगा एनपीए में। किस कैटेगरी में? एनपीए की 3 कैटेगरी हैं: सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। तो मैं 90 दिन तक नहीं दिया तो मैं किस में चला गया? सब स्टैंडर्ड में। अगर 1 साल तक नहीं दिया तो मैं किस में चला गया? डाउटफुल एसेट में। ओके। एनपीए अकाउंट ओल्डर देन 12 मंथ, 1 साल से ज़्यादा किस में चला जाएगा? डाउटफुल में। और कितने टाइम तक रहेगा इस कैटेगरी में, इसमें कुछ डिफाइंड नहीं है। ये बैंक के ऊपर स्ट्रेस होता है, बैंक अपने हिसाब से इसमें देखता है। अकाउंट में कंटिन्यू इन दिस कैटेगरी टिल द सिक्योरिटी वैल्यू डज नॉट फॉल बिलो 10%, और बैंक ऑडिटर्स क्लासीफाई इट एज इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कैटेगरी। ओके। जिसमें सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से नीचे उतर जाएगी, या डिपेंड अपॉन ना बैंकिंग अथॉरिटी की वो कब उसको कन्वर्ट करना चाहेगी। लॉस एसेट एनपीए विच हैव नो चांस ऑफ द रिकवरी लाइक विजय माल्या के केस में जो एनपीए है 9,000 करोड़ या 7,000 करोड़ जितना भी है, वो सब लॉस एसेट है। उसमें रिकवरी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इसीलिए उस कैटेगरी को हम बोलेंगे लॉस। प्रोविजनिंग अगर एनपीए बन गया अकाउंट तो बैंक कैसे पैसा जनरेट करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। व्हेन एनी अकाउंट बिकम एनपीए बैंक्स फंड्स गेट ब्लॉक्ड, क्योंकि बैंक का फंड ब्लॉक हो जाएगा, बैंक को पैसा नहीं आएगा।
depending upon the category of the NPA. So RBI has a prescribed provision norms. RBI ने provision norms बनाए हुए हैं किसके लिए? To make some arrangement of the fund. जो ब्लॉक हो गया फंड उसकी अरेंजमेंट के लिए RBI ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं. सो बैंक्स हैव टू डिपॉजिट सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द लोन अमाउंट. जितनी लोन अमाउंट, जैसे मान लीजिए 5 लाख का लोन दिया है किसी बैंक ने और वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बैंक को उतना पैसा प्रोविज़न अकाउंट में डालना पड़ता है. सो डिफरेंट रेट ऑफ द प्रोविजनिंग कौन कौन से? स्टैंडर्ड अकाउंट में कितनी प्रोविज़न रहेगी? 0.40%. मीन टू से 0.40% ऑफ द लोन अकाउंट का मनी जो है वो प्रोविज़न अकाउंट में डालना पड़ेगा. ओके, आ गया समझ? सब स्टैंडर्ड एसेट, अगर सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाती है तो 15% ऑफ द लोन अकाउंट किस में डालना पड़ेगा? प्रोविज़न अकाउंट में. अगर डाउटफुल हो जाता है, डाउटफुल मीन 1 साल से ज़्यादा हो गया टाइम, तो 25 से लेके 100 तक को प्रोविज़न अकाउंट में डालना पड़ेगा. लॉस एसेट में 100% प्रोविजनिंग करना पड़ती है. मतलब 100%, 5 लाख जैसे मैंने लोन बताया, 5 का 5 आपको प्रोविज़न अकाउंट में डालना पड़ेगा. किसको? बैंक को. ठीक है, अब बारी आती है राइट्स ऑफ की. अगर 100% प्रोविजनिंग कर दी गई, 100% प्रोविजनिंग हैज़ बीन मेड इन एन NPA अकाउंट, बैंक में क्लोज सच अ लोन अकाउंट इन देयर बुक. अगर 100% लोन वापस हो गया, प्रोविजनिंग कर दी गई, तो बैंक क्या करता है? उस अकाउंट को बंद कर देता है ताकि उसकी बैलेंस शीट इंप्रूव रहे, बैलेंस शीट में कोई NPA ज़्यादा शो ना हो. दैट वी कॉल्ड राइट ऑफ इन विच 100% प्रोविजनिंग हैज़ डन एंड बैंक क्लोज दैट अकाउंट. बैंक क्लोज दैट अकाउंट टू किसके लिए? टू इम्प्रूव देयर बैलेंस शीट इज कॉल्ड राइट ऑफ. हाउएवर, अगर अकाउंट बंद कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो लोन जो है वो रिकवर नहीं करेगा बैंक. आगे फिर बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. हाउएवर, बैंक कंटिन्यू एफर्ट टू रिकवर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इन रिटर्न ऑफ अकाउंट एंड यूज़ डिफरेंट मेथड यूज़ करेगा उसको रिकवर करने के. तो कौन कौन से मेथड है हमारे पास? OTS, वन टाइम सेटलमेंट, लोक अदालत, DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड सरफासी एक्ट जो अभी करंट में चल रहा है. सो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे. वन टाइम सेटलमेंट इन विच बैंक में थिंक टू इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट अ बोरोवर. हाउएवर देयर इज नो गारंटी दैट लोन अमाउंट विल बी रिकवर्ड फुली, सो बैंक ऑफर्ड मिडवे आउट फॉर सेटलमेंट. मतलब बैंक को पता है कि पैसा वापस नहीं आएगा, सो लीगल एक्शन लेने की बजाय बैंक एक बार लोन अकाउंट वाले पर्सन से डिस्कस करता है कि एक मिड वे निकालते हैं इसको सेटलमेंट करने का. बैंक निगोशिएट विद द बोरोवर टू रिकवर मैक्सिमम. बैंक बोलता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना कर दो, ठीक है, कर सकते हो कर दो, रिकवर हम कर लेंगे, मतलब जितना आप दे सकते हैं दे दो एक टाइम पे, ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी. क्यों? क्योंकि बैंक को फ्यूचर में पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. सो थोड़ा मिल रहा है, सब अभी मिल रहा है तो ले लो. तो बैंक की ये मेंटालिटी होती है कि अभी जो मिल रहा है रिकवर कर लो, बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं. बिकॉज बैंक थिंक देयर स्मॉलर अमाउंट अवेलेबल टुडे बेटर देन द बिगर अमाउंट अनसर्टेन अवेलेबल एट अ फ्यूचर. दैट इज द वन टाइम सेटलमेंट. बैंक एक बार पूछता है कि भाई मिड वे रास्ता निकालते हैं, मैक्सिमम 80-90% आप कर दो, 10% हम माफ़ कर देंगे. क्यों? क्योंकि बैंक को लगता है कि फ्यूचर में वो भी नहीं आएगा, तो फिर तो लॉस ही लॉस है. उसके बाद ऑप्शन आता है लोक अदालत. टू गिव ए लीगल शेप टू OTS, गवर्नमेंट हैज़ क्रेडिटेड लोक अदालत अंडर द प्रोविजन ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में लोक अदालत बनाया गया. किसके लिए? वन टाइम सेटलमेंट को लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए. अगर OTS फाइनलाइज हो जाता है, अगर बैंक और लोन अकाउंट होल्डर मान जाते हैं कि हाँ अपना 80-90% हम पे कर देंगे और अकाउंट जो है हमारा राइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो फिर वो बैंक क्या करता है, बैंक और वो लोन अकाउंट होल्डर लोक अदालत में जाते हैं, ठीक है, और जज के सामने वो सेटलमेंट को फाइनल करते हैं एंड ऑफिशियल स्टैंप के साथ विद एग्रीमेंट एक प्रॉपर कोर्ट वर्डिक्ट बनता है
और फाइनल हो जाता है। मैक्सिमम जुडिक्शन दैट लोक अदालत कैन बी मेड अप टू 20 लाख, 20 लाख तक के लोन अकाउंट को ही लोक अदालत देख सकता है। इससे ज़्यादा कौन देखेगा, इससे ज़्यादा लोन अकाउंट को DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। दिस आर द स्पेशल कोर्ट ओनली फॉर बैंक रिकवरी केस। DRT कोर्ट इज ओनली फॉर द बैंकिंग, ओके। These are made to strengthen the bank recovery effort. Okay, DRT was established in 1993. Okay, recovery case of 10 lakh and more can be accessible in DRT. Okay, and a verdict cannot challenge in any court except DRT. जो DRT का फैसला होगा उसको अब लोकल कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, वो सिर्फ DRT में ही जा सकता है। DRT is headed by the presiding officer. Debt recovery appellate tribunal. When a bank or borrower is not satisfied with the verdict of the DRT, it can file an appeal with DRT. अगर वो satisfy नहीं है तो DRT में जा सकता है। Head of the DRT is designated as a chairman. The last one is a Sarfasi Act 2002. Securitization and reconstruction of the financial asset and enforcement of the security interest act. Important definition, okay, generally asked in exam. So major problem which bank face earlier in a recovery case was that taking possession of the asset charged to them through mortgage and hypothecation. Okay, major problem थी कि रिकवरी करने के लिए जैसे ओनली सिक्योरिटी उसने रखी हुई है तो बैंक उसको ले नहीं पाता था, कि वो कोर्ट में भी वो उसके ऊपर कोई मतलब ज़्यादा दबदबा नहीं था बैंक का। सो दे हैड टू obtain court permission which took long time and a frustration in the bank. To overcome this problem, government has enacted Sarfasi Act which empower bank officers themselves to take intervention. Act applied to NPA recovered case of 1 lakh and above. 1 लाख से ज़्यादा जितना भी लोन हम बैंक देता है उसके ऊपर सरफासी एक्ट अप्लाई होगा। एक्ट डजेंट अप्लाइड एग्रीकल्चर लैंड, इंपॉर्टेंट थिंग, एग्रीकल्चर लैंड पे सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और जिसमें रिकवरी अमाउंट ड्यू इज लेस देन, सिर्फ 80% अगर लोन वापस कर दिया है 20% ही बचा है तो भी सरफासी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडर दिस एक्ट बोरोवर इज सर्व 60 डे नोटिस, पहले उसको 60 डे नोटिस दिया जाता है। विच बैंक इज अथोराइज टू टेक पोजेसन ऑफ द चार्ज एसेट। आफ्टर टेकिंग पोजेसन, अगर 60 दिन के बाद भी वो रिप्लाई नहीं करता है तो बैंक क्या करेगा, पोजेसन उसको विद होल्ड कर लेगा उसकी प्रॉपर्टी को या जो उसने सिक्योरिटी रखी होगी। बोरोवर स्टिल फेल टू रीपे द ड्यू, अगर वो फिर से फेल हो जाता है, मतलब उसको पोजेसन जैसे बैंक ने उसको अपने होल्ड में ले लिया है, अगर फिर भी वो नहीं देता है, बैंक कैन सेल ऑफ चार्ज एसेट, बैंक फिर बेच देता है उसको। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिबिल स्कोर। जैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो मोस्टली आपको बताया जाता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहना चाहिए ताकि बैंकिंग में आपके ऊपर भरोसा कर सकता है बैंक। So what is the CIBIL score? CIBIL is a credit information bureau of the India Limited. It is a common database company which maintain the detail of the all credit obtained by the commercial and the consumer borrower. जो भी आप लोन लेते हैं उसका सारा डाटा इसमें रखा जाता है। By accessing database, बैंक नो अबाउट योर क्रेडिट हिस्ट्री, इसको एक्सेस करके बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है कि ये वापस करता भी है लोन या नहीं करता है, उसके बिहाफ पे ही बैंक लोन देता है। RBI has made mandatory all bank and other lending company to submit required data about their borrower to CIBIL. CIBIL generate credit score 300 to 900. Important one. CIBIL score कितने के बीच वेरी करता है, 300 to 900. Now next one is the CRILC, Center Repository of the Information on Large Credit. RBI set up CRILC in May 2014 to collect, store and disseminate data on all borrower credit exposure including special mention account having aggregate fund base and the non-fund base exposure of rate 5 crore and above. CRILC क्या है? CRILC is also like a CIBIL score, बट क्रिलिक में जो 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, जो 5 करोड़ से जो ज़्यादा लोन अमाउंट होगा वो आएगा। सिबिल स्कोर इज़ फॉर द इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस पर्पज, बट क्रिलिक इज़ फॉर द बिग बिजनेस पर्पज विच हैव
loan account of 5 crore and above. So this is all about a non-performing asset. So what we have read, non-performing asset are four types: standard, substandard, doubtful and loss. So दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें हमारा वीडियो. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका फुली रिप्लाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच.